Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss Charles Law from chemistry book by Azim Academy. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था। बेसिकली हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। और हमने जो पहला लॉ डिस्कस किया था जिसको हम बॉयल्स लॉ कह रहे थे, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा था, जबकि वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किया था। और हमने ये कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to pressure when number of moles is fixed or constant and the temperature is also remain constant। और फिर हमने उसको डेफिनेशन के बाद, मैथमेटिकल फॉर्म के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ग्राफ से भी उस चीज़ को प्रूफ किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार्ल्स लॉ पे है। बेसिकली चार्ल्स लॉ जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो चार्ल्स लॉ, तो उसके नेम की बेस पे इसको चार्ल्स लॉ कहा जाता है। और इस लॉ के अंदर भी हम 2 क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट कर देंगे, जबकि 2 क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। इस लॉ में आप प्रेशर को भी कांस्टेंट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को यानी P और N दोनों कांस्टेंट रखे जाएंगे, जबकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस है और उसमें प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया है, और फिर हम 2 चीज़ों का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। और ये हम देखते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म्स का सहारा लेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर के साथ वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, एक कांस्टेंट T को यूज करवाएंगे, उस कांस्टेंट को हम कहेंगे V इज इक्वल टू KT। यहाँ से अगर K की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम T को दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तो V डिवाइडेड बाई T गिव्स अस द कांस्टेंट वैल्यू। तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो जो है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब सपोज करें कि आपके पास एक सिलेंडर ने आपने गैस भरी हुई है, उस टाइम उसका वॉल्यूम V1 है और उस टाइम उसका टेम्परेचर T1 है। जैसे ही टेम्परेचर को T1 से चेंज करके T2 किया तो उस गैस का वॉल्यूम भी जो था वो भी V1 से चेंज करके V2 पे चला गया। इसका मतलब ये है कि V1 एट T1 एंड V2 एट T2। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आएंगी, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दूसरे जब आपने वॉल्यूम चेंज किया तो V2 डिवाइडेड बाई T2 इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो 2 इक्वेशन है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो मैं दोनों को, चूंकि दोनों इक्वल कांस्टेंट है, तो मैं कह सकती हूँ कि V1 डिवाइडेड बाई T1 should be equal to V2 divided by T2। और हम इनको न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। 4 क्वांटिटीज हैं, वॉल्यूम V1, V2, T1, T2। बेसिकली इन 4 टर्म से अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज की वैल्यूज गिवन होंगी तो हम किसी भी चौथी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो हमेशा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। अब चार्ल्स लॉ इस चीज को साबित करने के लिए कि कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में आपके सामने स्क्रीन पे एक सिलेंडर शो हो रहा है। इस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन है वो हमारे पास क्या है, मूवेबल है। इस वक्त जो सिलेंडर का वॉल्यूम है दैट इज V1, और यहाँ टेम्परेचर जो है, सपोज करें टेम्परेचर मैंने जो रखा हुआ है फिक्स, उसको मैं T1 कह रही हूँ। इसके बाद मैंने सेकंड सिलेंडर है, इस सेकंड सिलेंडर में मैं उस सिलेंडर को थोड़ा सा हीट आउट करूँगी। जैसे ही मैं सिलेंडर को हीट अप करूँगी, अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो आपस में कोलाइड करेंगे, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से वो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर T1 से T2 किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हो जाएगा। यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। और यही तो चार्ल्स लॉ कहता है कि जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, उस टाइम वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी चीज़ को उसने साबित किया कि पहले V1 था वॉल्यूम, T1 टेम्परेचर था, और जब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, V2 कर दिया और टेम्परेचर T2 कर दिया, लेकिन ओवरऑल K की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी तब तक जब तक आपके पास प्रेशर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है। इसी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल भी गिवन है। एग्जांपल नंबर 2 है हमारी। 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेंटीग्रेड टू -27 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस। आपके पास V1 गिवन है, T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है। आपको V2 को फाइंड आउट करना है, और इस दौरान आपके पास प्रेशर ऑब्वियसली फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो रहा होगा। तो फार्मूला देख लेते हैं। V1 की वैल्यू गिवन है,
T की भी गिवन है, T2 की भी गिवन है, V2 फाइंड करना है, फार्मूला यूज़ होगा V1 डिवाइडेड बाय T1 इज ऑलवेज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। तो यहाँ पे बेसिकली सारा डाटा गिवन है मेरे पास। V2 की मैंने बाद वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, V2 को साइड पे कर दूँगी, जबकि बाकी सारे पैरामीटर्स बराबर की दूसरी साइड पे चले जाएंगे। मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इन सारी वैल्यूज़ में आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि टेम्परेचर जो कि सेंटीग्रेड में होगा, आपने उस सेंटीग्रेड को पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। अगर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 करूँगी, तो वो हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट होकर 400 केल्विन हो जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर जब -27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें मैं 273 को ऐड करूँगी तो केल्विन में मेरा टेम्परेचर 246 केल्विन हो जाएगा। और ये केल्विन की वैल्यू मैं फार्मूले में पुट करूँगी, जो कि क्या था, V2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाई T1। V1 की वैल्यू गिवन स्टेटमेंट में 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, टेम्परेचर 246 है और डिवीजन में हमारे पास जो T1 है वो 400 केल्विन है। जैसे ही मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो मेरे पास V2 की वैल्यू जो कि 153.75 क्यूबिक सेंटीमीटर कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।